जिंदगी की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को तरसते हुए मैं बड़ी हुई थी। हर वक्त अपने अंदर ही एक आग में जलती रहती और इस आग को हवा तब मिली जब मेरे मामा मेरे सामने ही मेरी मामी को 5,000 रुपये देते और कहते बस तू मुझे इस तरह खुश रख। और मेरी मामी खुशी खुशी नोटों को लेकर शाम होते ही बाज़ार निकल जाती। ये मंज़र मैं जाने कितने महीनों से देख रही थी और अब तो मुझे जलन के साथ साथ शक भी होने लगा कि मामी हर जुमरात की रात को ऐसा क्या करती हैं कि जो अगली सुबह मामू उन्हें 5,000 रुपये देते हैं। 5,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। मैंने तो कभी 500 रुपये भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी ज़रूरत और ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाएं ताकि मैं भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मैं मामू मामी के घर पर पड़ी हुई थी। इसलिए जब भी मैं मामू को मामी पर ऐसा पैसा लुटाता देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाज़ार भेजा तो मैं पड़ोस वाली राशि के साथ बाज़ार चली गई। वहाँ मेरी नज़र एक लाल रंग के जोड़े पर पड़ी तो मैं पलकें झुकाना भूल गई। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं पहना था। कीमत पूछने पर पता चला कि ये 5,000 का है और दुकान वाले ने एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जोड़े वे सब मिलकर भी कोई 800 रुपये बने। मैंने उतरा हुआ चेहरा देखकर राशि कहने लगी, तेरे मामू तो बहुत अमीर हैं, समीरा उनसे क्यों नहीं कहती, वे तुझे तेरी मर्जी और ज़रूरत की चीज़ें दिला दें। राशि की बात सुनकर मेरे दिल पर आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर हैं लेकिन दिल के बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं इतने अच्छे से वे किसी तरह मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सबक सिखाती थी कि वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दें क्योंकि उनका इकलौता लाडला बेटा था जो मुझ पर दिल हार बैठा था। और ये बात मामी से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वह हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी ही नज़रों में गिरा देती कि तुझे तो तेरी माँ ने नहीं अपनाया, हम तो फिर भी तुझे अपने घर में रखकर 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मामी की बात में कोई झूठ नहीं था लेकिन फिर भी मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और मेरा दिल चाहता कि मैं मामी का मुंह नोच लूँ। मैं अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी कि राशि ने मुझे ज़ोर से हिलाया और कहने लगी, अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चलो, कब तक इस जोड़े पर नज़र जमाए रखोगी। तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वालों को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा। राशि की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल उस जगह पर छोड़कर अपने कदमों से घर लौट आई। ऐसी पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आई हो और मैं उसे छोड़ कर आई हो। बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ ही मैंने इस तरह छोड़ दी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझे ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी में ख्वाहिश कुछ नहीं होती। मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी, इतना सा सामान लाने में पूरे 2 घंटे लगा कर वापस आई हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, किस किस के चक्करों में पड़ी हुई है। जब से तू जवान हुई है मुझे तेरी फिक्र सताने लगी है, कहीं तू हमारा मुंह पर कालक ना पोत दे। मामी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मामी का बेटा शान उस वक्त यूनिवर्सिटी से आया था। मामी की बात सुनकर वह नाराज़गी से कहने लगा, माँ समीरा तुम्हारे ही काम से बाज़ार गई थी, अगर तुम्हें इतना ही सौदा मंगवाना होता है तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी में ले आया करूँगा। इस बेचारी को धूप में अकेले भेज देती हो। शान की इस हिमायत पर तो मामी का पारा और हाई हो गया और वे तंग करके कहने लगी, बड़ा जादू चला रखा है इस लड़की ने तेरे ऊपर, तुझे क्या मालूम है ये कैसी ख़राब लड़की है, और क्यों ना हो, आखिर जिस माँ का खून है अपना रंग तो दिखाना ही है। पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर में पनाह दे रखी है। मुझे तो खौफ ही आता है कि ये कभी कुछ ऐसा ना कर बैठे कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इससे पहले मामी मुझे मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती, शान उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया और मैं आंसू बहाती बावर्ची खाने में आ गई। सारे घर के कामकाज मेरे ही ज़िम्मे थे। बाज़ार से सामान लाने के बाद अब खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ, उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते गुजारती रहती। शान मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था
और उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मामी दिल की बुरी नहीं है, बस ज़ुबान की थोड़ी कड़वी हैं, और वह भी ज़माने की वजह से, क्योंकि लोग मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस यही उन्हीं बातों का असर है। शान की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराती। इस घर में एक वही था जो मेरे दर्द को समझता था और हमेशा मेरा सहारा बनता। मेरे दिल में शान के लिए ख़ास जज्बात तो ना थे, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिली हुई थी। सारा दिन की थकी हारी में कामों से फारिग होती तो स्टोर रूम में पड़ी चारपाई पर आकर लेट जाती, क्योंकि यही मेरा रूम था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस चारपाई पर इसी स्टोर रूम में तन्हा गुजारे थे। जब तक मेरी नानी ज़िंदा थी मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मामी ने वह कमरा शान को दे दिया और मुझे यहाँ स्टोर रूम में जगह मिल गई और मैंने खामोशी से इसे कबूल कर लिया। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी कि नाश्ते का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं हुई, अब जल्दी से मेरे और अपने मामू के लिए नाश्ता बना दे। मैं नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी के हाथ में 5,000 के नोट थे। मामू बहुत ही मोहब्बत भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि बस जोया, इसी तरह मेरी खुशी का ख्याल रख, मैं तुझ पर ऐसे ही नोट उड़ाता रहूँगा। और 5,000 के नोटों पर नज़र पड़ते ही मेरे दिमाग में वे जोड़ा चला आया जो अब तक मेरी आंखों में समाया हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से वे नोट छीन लूँ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। मामू जुमरात की सुबह सुबह 5,000 रुपये दे दिया करते, मुझे भी अब 5,000 चाहिए थे। अगर मामा मामी के बगैर किसी ज़रूरत के इतने पैसे दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। मामू नाश्ता करके कमरे से बाहर निकले तो मैंने डरते डरते उनसे कह दिया कि मामू मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मामू ने अपनी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, खैरियत तो है समीरा, तुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत आ गई, तुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी है। मामू की इस बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ना चाहते हुए भी मैंने सही लहजे में कह दिया कि यहाँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी ज़रूरत तो दूर की बात है और ख्वाहिश के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी ये बात सुनकर मामू के चेहरे का रंग बदल गया। तभी पीछे से आती मेरी मामी से मेरी ये सच्ची बात हजम न हुई और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था आपसे कि आपकी भांजी बड़ी बदतमीज़ है, आज आपने खुद इसकी ज़ुबान देख ली। जब ये आपसे इस तरह बात कर सकती है तो सोचे आपके पीछे मेरे साथ कैसे ज़ुबानदारी करती होगी। मामी की आंखों में झूठे आंसू आ गए और वह मामू के सामने खुद को बेकसूर साबित करते हुए कह रही थी, देखा आपने, हमने इसके खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज ये हमारे ही मुंह पर थूक रही है। मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामू कहने लगे, हाँ रशीदा, वाकई ये तो बड़ी बदजुबान हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहा। मामू मुझे बातें सुनाकर घर से निकल गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे सख्त नज़रों से घूरा और कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद अपने मामू के सामने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामू मामी के इस रवैये पर मेरा दिल टूट कर रह गया। मैंने तो ऐसा ही बस मामू को अपना समझकर उनसे पैसे मांग लिए थे। मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरी हैसियत याद दिला देंगी। मामी तो गैर थी, लेकिन मामू तो मेरा सगा खून था, फिर मेरे साथ वैसा कैसे कर सकते हैं। वे जोड़ा पहले मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब मेरी ज़िद बन चुकी थी। मैं आज तक खामोशी से अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती आई थी, लेकिन आज मामू मामी के रवैये ने मुझे बागी बना दिया और मैंने सोच लिया कि उसे ख़रीदने के लिए मैं किसी तरह 5,000 रुपये हासिल करके रहूँगी। मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही कोई गुनाह किया था, तो फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही थी। बहुत छोटी सी उम्र में मैं घर के सारे काम काज कर रही थी। मैंने मामी से ज़्यादा उस घर को संभाला हुआ था और उसके बावजूद भी आज मुझे ये सिलसिला मिला। एक छोटी सी ख्वाहिश पर मेरे मुंह पर तमाचा मारा गया। मैं बावर्ची खाने में बैठी रो रही थी। अपनी माँ का धुंधला धुंधला शख्स मुझे याद आ रहा था। मुझे तो मेरी माँ का असली चेहरा भी याद नहीं रहा। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी माँ मुझे लेकर इस घर में चली आई, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मामी तो इसी वक्त भी मेरी माँ और मुझे इस घर में रखने को राज़ी नहीं थी, लेकिन मेरी नानी जिंदा थी और ये घर उनका था। उनके होते हुए मामी की नहीं चलती थी कि वह हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करें और इसलिए ज़बरदस्ती उन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ा।
मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था, लेकिन मेरी मामी अक्सर दबे दबे लफ्ज़ों में मेरी माँ के लिए बुरे अल्फाज निकालती और कहती कि मेरे बाप ने मेरी माँ को किरदार की वजह से छोड़ा है। मेरी माँ हमेशा खामोश रहती। उन्होंने कभी मामी के इल्ज़ाम को नहीं झुठलाया और ना ही कभी मामी से ज़बान ज़ोरी की। वे या तो मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाती या फिर घर के कामों में लगी रहती। मैं जब भी शान के साथ खेल कूदती या शान हमारे कमरे की तरफ आता तो मामी का गुस्सा देखने लायक होता। वे मुझे मारने के लिए दौड़ी चली आती तो कभी शान का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती, यहाँ तक कि मेरी माँ ने एक कमरे में बंद हो जाती और मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं शान के साथ ना खेलूं। घर में एक अजीब सी घुटन का माहौल था। मेरे मामू भी मेरी माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। एक नानी ही थी जो इस घर में हमारी अपनी थी। 1 साल इसी तरह रहते रहते गुजर गया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को दुल्हन बनाया गया है। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन मेरी माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और ना ही ज़िंदगी के कोई आसार ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ज़िंदा दफना दिया हो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ ने इस रोज़ मुझे अपनी गोद में उठाया और चूमते हुए कहा कि रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं, इसलिए तुम मेरी तरह हमेशा खाना खाना और हमेशा एहतियात करना। मुझे मेरी माँ की बातों का मतलब समझ नहीं आया। वे दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी तो फिर क्यों खुश नहीं थी, लेकिन रुखसती के वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ से बिछड़ने वाली हूँ। मेरी नानी ने मुझे सीने से लगाया और मेरी माँ को रुखसत कर दिया। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन ना ही मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई और ना ही नानी ने मुझे मेरी माँ के पास भेजा। आखिरी दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ कभी पलटकर हमारी दहलीज पर नहीं आई। कभी कभी मैं सोचती कि मेरी माँ कितनी बेरहम है, जिसे अपनी इकलौती बेटी की याद न सताती, या फिर शायद मामी ठीक ही कहती थी कि मेरी माँ अपने आशिक के साथ शादी करके जा चुकी थी, जिसके लिए उसने मेरे बाप को छोड़ा था। मेरी माँ ने कभी पलटकर तक ये न पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, और मैं मामू मामी के रहमो करम पर आ गई। जब तक नानी जिंदा थी तो उनका रवैया मेरे साथ फिर भी बेहतर था, लेकिन नानी के मरते ही उन दोनों ने तोते की तरह आंखें फेरी थी। मामी मुझे 2 वक्त की रोटी इस तरह खिलाती जैसे एहसान कर रही हो, और बदले में सारे घर के कामकाज भी कराती और मामी की खिदमत भी करती। छोटी छोटी बात पर मामी मुझ पर हाथ उठाने से भी नहीं डरती, और ख़ास करके शान के मामले में जब भी शान मेरे करीब आता, मुझसे बात करता तो मामी सारा घर सर पर उठा देती और मेरे किरदार पर ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालने पर मजबूर हो जाती। और मामी के इस रवैये की वजह से मैं खुद ही शान से दूर होती चली गई। लेकिन मैं इंसान थी, कब तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती। ये ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी। मेरी भी खुशियों पर हक था। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी ज़िंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाए, और जब से मैंने वे सुरख जोड़ा देखा था, मेरा दिल और दिमाग वहीं रह गया। और इसी जोड़े के लिए पैसे मांगने पर जिस तरह मामी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मेरे दिल में एक आग लग चुकी थी और मैंने सोच लिया था मैं किसी भी तरह 5,000 रुपये हासिल करके रहूँगी। और मेरे नज़दीक उसका एक ही हल था कि मैं मामी की जगह मामू के पास चली जाऊँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि वे किस बात से खुश होकर मामी को 5,000 रुपये देते हैं। फिर मैं भी वही काम करूँगी तो शायद मुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे। ये सोच मेरे दिमाग में चिपकी हुई थी और मैं दिन रात यही सोच रही थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामू के कमरे में चली जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सामान लेने के लिए बाज़ार भेजा तो मैंने अपने जमा पैसों से नींद की दवाई खरीद ली। अब मुझे बुध और जुम्मेरात की रात का इंतज़ार था, और जब वो रात आई तो मैंने मामी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पिला दी और फिर इंतज़ार करने लगी कि कब मामी सो जाएं। और वह अपने कमरे में जाने से पहले लॉन्च में बैठकर टीवी देखा करती थी। आज भी दूध पीने के बाद मामी लेटकर टीवी देख रही थी कि उन्हें उस सोफे पर नींद लग गई। मैं मौके की ताक में थी। जब मैंने देखा कि वे गहरी नींद में सो गई हैं, मैंने उनका वजूद को घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लेटा दिया। मैं और मामी मेरे ही जैसी थी,
اس لیے میں نے ان کی الماری سے ان کا ہی ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ ماموں رات کو دیر سے گھر آتے اور ان کے آنے سے پہلے ہی میں ان کے بستر پر مامی کی جگہ لے چکی تھی۔ میں نے ایک بڑے سے دوپٹے کو اپنے منہ تک اوڑھ لیا اور اپنے بالوں میں مامی کی طرح ہی جوڑا بنا لیا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ میں بنا سوچے سمجھے اس کمرے میں چلی آئی۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہاں ہونے کیا والا ہے۔ کافی دیر بعد جب ماموں کمرے میں آئے تو آواز دے کر کہنے لگے، زویا آج کیا بات ہے، بڑی جلدی سو گئی ہو؟ میں نے ہلکی سی آواز نکالی اور کہا، نہیں جاگ رہی ہوں۔ یہ سن کر ماموں نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ماموں کی بات کا کیا جواب دوں۔ وہ تو مجھے مامی سمجھ کر وہ کچھ کہہ بیٹھی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میرے ماموں کس قدر گرے ہوئے انسان تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے مامی سمجھ کر ماموں میرے قریب آئے اور جیسے ہی میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور میں نے کہا کہ میں جان گئی ہوں آپ مامی کو 5,000 کیوں دیتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا خون ہوں اور آپ نے تو میرے ہی ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ میری بات سن کر ماموں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ماں ہمیشہ سے ہمارے خالہ کے بیٹے فرمان سے محبت کرتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کہیں اور ہو، لیکن میرے اور فرمان کے درمیان کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا اور اس لیے میں نے تیری ماں کی شادی فرمان سے کروا کر اپنے ایک دوست سے کروا دی۔ لیکن ماں بہت سیدھی سادی تھی، اس نے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور خاموشی سے تیرے باپ کے ساتھ گزارا کرنے لگی۔ لیکن تیرا باپ ایک درندہ ثابت ہوا جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر تیری ماں کو مارا کرتا اور اس فرمان کے حوالے سے بھی نہ جانے کیسی خبر گئی، اس لیے وہ تیری ماں پر شک کرنے لگا اور اسی شک میں ایک دن اس نے تیری ماں کو طلاق دے دی۔ تیری ماں تجھے گود میں اٹھائے جب اس گھر میں واپس آئی تو یہ بات تیری مامی سے برداشت نہ ہوئی اور تیری مامی نے مجھے کہا کہ اگر میں نے تیری ماں کو جلدی رخصت نہ کیا تو ہمیں جائیداد کے حصے بٹوارے کرنے پڑ جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی اتنی بڑی جائیداد کے بٹوارے کروں، اس لیے میں نے تیری مامی سے کہا کہ وہ تیری ماں کے لیے جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ تلاش کر دیں۔ تیری مامی نے اپنے پاگل بھائی سے تیری ماں کا رشتہ طے کر دیا اور تیری نانی کی ایک نہ چلنے دی۔ نانی نے بہت کہا کہ وہ کسی آدمی سے بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گی، لیکن تیری مامی نے نانی کو یہی سمجھایا کہ ایک بیٹی کی ماں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ جلد سے جلد اس کا گھر بچ جائے۔ ویسے بھی میرے بھائی کا علاج چل رہا ہے۔ نانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی تیری ماں کی شادی تیرے ہی مامی کے پاگل بھائی سے کرا دی، کیونکہ تیری مامی نے تیری ماں اور فرمان کی محبت کے قصے سارے زمانے میں پھیلا دیے اور سب کو یہی بتایا تھا کہ تیری ماں کی طلاق فرمان کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ سچ یہ تھا کہ تیرا پہلا باپ ایک ظالم اور درندہ انسان تھا۔ تیری ماں اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تو تیری مامی نے کبھی یہاں پلٹ کر آنے ہی نہیں دیا۔ تیری نانی نے مرتے مرتے آدھی جائیداد تیرے نام اور آدھی جائیداد میرے نام کر دی اور اس بات کی وجہ سے تیری مامی تجھے برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ تیری مامی نہیں چاہتی تھی کہ تو اتنی آسانی سے آدھی جائیداد حاصل کر لے، اور اس لیے تیری مامی نے یہ پلان بنایا کہ میں ہر جمعرات تیرے سامنے تیری مامی کو 5,000 روپے دوں گا اور تو جو ضرورت اور خواہش کی ماری ہے خود لالچ میں آ کر کوئی نہ کوئی الٹا کام ضرور کرے گی۔ تیری مامی ہی مجھے ہر رات 5,000 روپے دیتی اور وہی 5,000 روپے میں صبح تیری مامی کو لوٹا دیا کرتا۔ تیری مامی کو لگتا کہ تو ان پیسوں کو چرانے کی کوشش کرے گی اور ہم تجھ پر چوری کا مقدمہ کروائیں گے، یا پھر جب یہ بات شام کو پتہ چلے گی تو اس کے دل سے تیری محبت بھی اتر جائے گی اور تجھے اس گھر سے نکالنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ لیکن تو نے تو اپنی مامی کی جگہ رات کو اس کمرے میں آ کر ہمارا سارا راز ہی ناکام کر دیا اور سچ جان گئی۔ دراصل ماموں نے کمرے میں آتے ہی آواز دے کر مجھے کہا کہ زویا چل وہی 5,000 مجھے واپس دے، صبح صبح میں اپنی بھانجی کے سامنے تجھے وہ پیسے دے کر اس کے دل میں لالچ ڈال سکوں۔ میں جان گئی تھی کہ ماما مامی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے نام پر آدھی جائیداد ہے، تو مجھے بھلا اس جائیداد کا لالچ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے روتے ہوئے ماموں سے کہا
کہ آپ اس قدر گرے ہوئے ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جائیداد کے لالچ میں آپ نے اپنی بہن کی شادی ایک پاگل آدمی سے کرا دی، اسے ہی اپنی بیٹی سے دور کر دیا ہے، اور جائیداد کے لالچ میں آپ مجھے چور ثابت کرنا چاہتے تھے۔ کیا یہ جائیداد آپ کے لیے رشتے سے زیادہ قیمتی ہو گئی؟ اگر آپ اپنی بہن کی شادی کسی اچھی جگہ کروا کر مجھے بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیتے تو شاید نانی کبھی آدھی جائیداد میرے نام نہ کرنے کے بارے میں سوچتی اور وہ خود آپ کو خوشی خوشی سب کچھ دے دیتی، لیکن یہ سب کچھ آپ کے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات سن کر ماموں کا سر شرم سے جھک گیا۔ میں آپ کو آپ کی ساری جائیداد واپس کر دیتی ہوں، مجھے 1 روپے بھی نہیں چاہیے، میں تو بس کچھ ضرورت اور عزت کی محتاج تھی، اور اگر آپ خوش دل سے میری ضرورت پوری کر دیتے تو بار بار مجھے اور میری ماں کو بدکار نہ کہتے تو شاید میں کبھی ایسا قدم بھی نہ اٹھاتی۔ میں روتے ہوئے ماموں کے کمرے سے نکل آئی۔ مامی اب تک میرے کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جائیداد کی لالچ میں تو جو کچھ میرے ماموں مامی نے کیا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن یہ دنیا اتنی ہی خود غرض اور لالچی ہو چکی ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنی جائیداد ماموں کے حوالے کر دی اور ان سے کہہ کر خود اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ وہ اپنے پاگل شوہر کے ساتھ ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان کے ساتھ رہ کر ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہی بن جاؤں گی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سگے رشتے کو اتنا اعتبار دیکھا ہے کہ جائیداد کے لالچ میں وہ اپنی زندگی تباہ کرنے پر تیار ہو جائیں؟ تو دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دھنیہ واد دوستو۔